दोस्तों, बैलेंसिंग के थर्ड लेक्चर में आपका स्वागत है। यहाँ हम डायनेमिक बैलेंसिंग की बात करेंगे। बैलेंसिंग के दूसरे लेक्चर में हमने स्टैटिक बैलेंसिंग की बात की थी और उसमें देखा था कि जब मासेस एक ही प्लेन में रोटेट होते हैं तो उनकी वजह से प्रोड्यूस होने वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो अनबैलेंस क्रिएट करता है और बैलेंसिंग के लिए रिजल्टेंट फोर्स हमें ज़ीरो करना होता है। डायनेमिक बैलेंसिंग में ये कंडीशन है कि इन एडिशन टू फोर्सेस वी हैव टू बैलेंस कपल्स ऑल्सो। वो कैसे होता है वो हम समझेंगे। डायनेमिक बैलेंसिंग का सिचुएशन जब क्रिएट होता है तब कंडीशन कुछ ऐसी होती है। मान लो कि मास जो रोटेट हो रहे हैं वो एक से ज़्यादा प्लेन में होते हैं। ऐसी बहुत सारी कंडीशंस है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है जहाँ रोटेटिंग मासेस आर देयर इन डिफरेंट प्लेन्स बट दे आर रोटेटिंग इन अबाउट ए सेम एक्सिस। फॉर एग्जांपल आप गियर बॉक्स ले सकते हैं, उसमें एक ही शाफ्ट पर बहुत सारे गियर रोटेट होते हैं। आप टरबाइन का केस ले सकते हैं जिसमें बहुत सारी टरबाइन ब्लेड्स की रोज है वो एक ही एक्सिस पर रोटेट होती है। जब ऐसा केस होता है तो क्या होता है, समझने के तौर पर हम ले लेते हैं कि एक एक्सिस के अबाउट दो मास रोटेट हो रहे हैं, मास m1 एंड मास m2। दे आर प्लेस्ड डायमेट्रिकली ऑपोजिट 180 डिग्री पे रखे हुए हैं और उनका रेडियल डिस्टेंस है r1 एंड r2 रिस्पेक्टिवली। जब ये सिस्टम अबाउट दिस एक्सिस ओमेगा एंगुलर स्पीड से रोटेट होगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होगा रेडियली आउटवर्ड बिकॉज ऑफ दिस मास m1 एंड रेडियल डिस्टेंस r1। दैट फोर्स विल बी m1 r1 ओमेगा स्क्वायर एंड हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि फोर्स m2 की वजह से जो जनरेट होगा वो भी इक्वल है इन मैग्नीट्यूड। दैट इज इट गिव्स द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज m2 r2 ओमेगा स्क्वायर। तो हम ये सिचुएशन ले रहे हैं कि फॉर दिस कंडीशन m1 r1 ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू m2 r2 ओमेगा स्क्वायर। सो समझने के दौर पर जैसे हमने स्टैटिक बैलेंसिंग में किया था, ओमेगा स्क्वायर को हम यहाँ कंसिडर नहीं करते तो हम ले रहे हैं m1 r1 इज इक्वल टू m2 r2। सो फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू हम ऐसे कह सकते हैं कि दो फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट है, डायमेट्रिकली ऑपोजिट है, तो ये सिस्टम बैलेंस है, कोई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अब नहीं लग रहा है। लेकिन what is the situation here? Here two forces are not in a single plane but they are at distance of L from each other। क्योंकि दो मासेस है वो अलग अलग प्लेन में रोटेट हो रहे हैं तो उसकी वजह से क्या होगा, देयर इज एन इंट्रोडक्शन ऑफ ए कपल। अगर हम ये पॉइंट ऑफ रेफरेंस ले ले कपल के लिए तो the distance into force, that is this force mr omega square into this distance, that is equal to m1 r1 l omega square, वो मैग्नीट्यूड का कपल इंड्यूस होगा। और अगर ये रेफरेंस प्लेन ले ले, रेफरेंस पॉइंट ले ले तो बिकॉज ऑफ दिस फोर्स द कपल विल बी m2 r2 l ओमेगा स्क्वायर। तो सेम मैग्नीट्यूड का ये कपल आइदर ये पॉइंट रेफरेंस लेते हैं या ये पॉइंट लेते हैं वो इंड्यूस होगा। एंड दिस कपल हैविंग टेंडेंसी टू टिल्ट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन इन दिस डायरेक्शन। तो व्हेन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन इज जनरेटेड, मतलब कि फोर्सेस यहाँ रिजल्टेंट फोर्सेस जीरो है, फिर भी बिकॉज दे आर एक्टिंग इन डिफरेंट प्लेन्स, two different planes which are separated at some distance, the couples comes in picture. So in this situation here we need to not only balance the forces
but also we have to balance the couple. Here, because of these opposite forces, the centrifugal force are balanced, but the couple of magnitude m1 r1l, यहाँ हम दोबारा ये ओमेगा स्क्वायर को निगलेक्ट कर रहे हैं, कंसिडर नहीं करते हैं, तो कपल का मैग्नीट्यूड हम लिखेंगे m1 r1l दैट इज इक्वल टू m2 r2l। एंड ये कपल जो है वो वही प्लेन में एक्ट होते हैं दैट कंटेन्स द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड टू मासेस दैट इज रिप्रेजेंटेड इन दिस डायग्राम, अंडरस्टैंड। एंड दिस कपल जो है वो कांस्टेंट मैग्नीट्यूड के रहते हैं, दैट मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू m1 r1 l ओमेगा स्क्वायर या m2 r2 l ओमेगा स्क्वायर, बट उसका जो डायरेक्शन है वो कंटिन्यूस चेंज होता रहता है। तो ऐसी कंडीशन में कंप्लीट बैलेंस के लिए हमें फोर्स भी बैलेंस करना है और कपल भी बैलेंस करना है। दूसरी एक बात बता दें कि यहाँ डायनेमिक बैलेंसिंग का इनिशियल समझने के लिए हमने यहाँ कंडीशन लिया है m1 r1 ओमेगा स्क्वायर equal to m2 r2 omega square, means m1 r1 is equal to m2 r2 and both are diametrically opposite, but in real condition this may not happen, ऐसा हर वक्त नहीं होगा। दो से ज़्यादा प्लेन में भी मास हो सकते हैं और m1 r1 is not equal to m2 r2 is not equal to m3 r3 etc. So there will be not balanced of centrifugal forces. So we have to go for balancing the centrifugal forces in this case. Also we have to go for balancing the couple induced because of all such centrifugal forces. तो डायनेमिक बैलेंसिंग के लिए हमें दो चीज़ों का ख्याल करना है। वन, कि हमें टोटल रिजल्टेंट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू ज़ीरो करना है, एंड दूसरा resultant couple induced in this system is also to be made equal to 0. So then we will say the system is dynamically balanced. Okay friends, thank you.